दिलजीत की फिल्म आई है सतलुज, आई थी ओटीटी पे, फिलहाल बैन हो गई है, थिएट्रिकल रिलीज नहीं है, लेकिन इसको लेकर फुल बवाल मचा हुआ है। आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, दिलजीत की फिल्म सतलुज असल में पिछले 3-4 सालों से ही कंट्रोवर्सी में घिरी हुई थी। पहले इसका नाम घल्लू घारा और फिर पंजाब 95 रखा गया था, लेकिन पहले ये फिल्म थिएटर से बैन हुई, फिर ओटीटी पर नाम बदल कर आई, तो 2 दिन में वहां से भी क्लैरिफिकेशन देते हुए इसको हटा लिया गया। क्या है प्रॉब्लम इस फिल्म में, क्या प्रॉब्लम है भी या नहीं है, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है और सरकार इसके बारे में क्या कहना चाहती है, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे अपनों को ढूंढने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। ये कल्लूकारा आप लोगों ने शुरू किया है, मैं पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, ये फिल्म पंजाब के मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की रियल लाइफ पर आधारित है, जिनका किरदार दिलजीत ने निभाया। फिल्म 80 और 90 के दशक के दौरान पंजाब में मिलिटेंसी और पुलिस के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौर को दिखाती है। जसवंत सिंह खालरा ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स को खंगालकर यह दावा किया था उस टाइम कि पंजाब पुलिस ने हजारों सिख युवकों को अवैध रूप से हिरासत में लिया, उनका एनकाउंटर किया और उनकी फैमिलीज को बिना बताए लगभग 25,000 बॉडीज को लावारिस बताकर चुपचाप जला दिया। इस सच्चाई को इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करने के बाद 1995 में खुद जसवंत सिंह खालरा को उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया और कस्टडी में प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा भी हुई। अब इसी पूरी घटना को लेकर बनी इस फिल्म से कई सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। सेंसर बोर्ड का मानना था कि ये फिल्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इमेज को बेहद नेगेटिव रूप में पेश करती है, जिससे सोशल अनरेस्ट फैल सकता है। फिल्म के शुरुआती नाम घल्लू घारा, जिसका अर्थ नरसंहार होता है, बोर्ड की उस पर भी गहरी आपत्ति थी। उनका कहना था कि फिल्म में से जसवंत सिंह खालरा का असली नाम, पंजाब का संदर्भ और कई ऐतिहासिक रियलिटीज को हटा दिया जाए। अब सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होता है। जब मेकर्स ने इसे थिएट्रिकल रिलीज के लिए भेजा तो पहले 21 कट्स बोले गए सेंसर बोर्ड द्वारा, बाद में लगभग 127 कट्स लगाने की मांग की गई, उन्हें बोला गया। बोर्ड चाहता था कि फिल्म के मेन सीन्स, डायलॉग्स और यहां तक कि मेन कैरेक्टर्स के नाम को भी बदल दिया जाए, सब बोला जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर का यह मानना था और साथ में दिलजीत का भी यह मानना था कि इतने कट्स के बाद फिल्म की आत्मा ही खत्म हो जाएगी और यह इतिहास के एक शहीद का अपमान होगा। मेकर्स ने कट्स लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण फिल्म को थिएट्रिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला और यह सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई। इसी कंट्रोवर्सी के चलते 2023 में इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी आखिरी वक्त पर हटा लिया गया था। थिएटर्स का रास्ता बंद होने के बाद मेकर्स ने बिना किसी कट के फिल्म को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला लिया। फिल्म का नाम बदलकर सतलुज किया गया और इसे 3 जुलाई 2026 को बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया। लेकिन रिलीज के महज 48 घंटों के अंदर 5 जुलाई 2026 को ZEE5 ने इस फिल्म को भारत में अपने प्लेटफॉर्म से अचानक हटा लिया। उसने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके केवल करंट डेवलपमेंट्स का हवाला दिया और कोई क्लियर कानूनी या पॉलिटिकल कारण नहीं बताया। इसके बाद माना जा रहा है कि फिल्म के सेंसिटिव कंटेंट और बिना कट्स के रिलीज होने पर सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव के चलते इसे हटाया गया। हालांकि प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वे इस फिल्म और मेकर्स के क्रिएटिव विजन के साथ खड़े हैं और इसे कानूनी तौर पर वापस लाने के रास्ते तलाश रहे हैं। फिलहाल ये फिल्म भारत के बाहर उस प्लेटफॉर्म के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती, लेकिन भारत में पूरी तरह ब्लॉक्ड है। फिल्म हटने के बाद दिलजीत ने जसवंत सिंह खालरा को याद करते हुए लिखा कि वो अंधेरे को चुनौती देते हैं और जो हश्र असल जिंदगी में खालरा साहब का हुआ था, वही आज उनकी इस फिल्म के साथ किया जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब दोस्तों बात करते हैं उस दौर की कि उस दौर में हुआ क्या था। पंजाब के उस दौर यानी 1978 से 1995 का इतिहास भारत के सबसे कॉम्प्लेक्स और दर्दनाक अध्यायों में से एक है। उनमें से कौन से इंसिडेंट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, आइए एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। कंट्रोवर्सी की जड़ें आतंकवाद शुरू होने से पहले की हैं। 73 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। वो पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी, चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को सौंपने, नदियों के पानी का सही बंटवारा और सिखों को एक स्पेशल रिलीजियस आइडेंटिटी देने की मांग कर रहे थे। इंदिरा गांधी सरकार ने इसे देश को बांटने की कोशिश या अलगाववादी मांग के रूप में देखा, जिससे दोनों पक्षों में पॉलिटिकल इशू पैदा हो गए। इसके बाद 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी सिख वायलेंट पहली घटना थी जिसने पंजाब में मिलिटेंसी की शुरुआत की, ऐसा बोला जाता है। अमृतसर में बैसाखी के दिन अखंड कीर्तनी जत्था के ट्रेडिशनल सिख और संत निरंकारी कम्युनिटी के फॉलोअर्स के बीच वायलेंट झड़प हुई। 13 सिख इसमें मारे गए। निरंकारियों पर सिखों के धार्मिक ग्रंथों के अपमान का आरोप था। इस घटना के बाद सिखों के एक धड़े में गहरा आक्रोश फैल गया और यहीं से भिंडरावाले का उभार शुरू हुआ। इसके बाद 1980 से 84 का जो दौर था, पंजाब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसा चरम पर पहुंच गई थी। भिंडरावाले के लीडरशिप में मिलिटेंट्स ने एक आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू किया। कई जगहों पर हिंदू नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और निरंकारियों को निशाना बनाया गया। 1982 के आसपास भिंडरावाले और उनके भारी हथियारों से लैस फॉलोअर्स ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और वहीं से अपनी राज चलाने लगे ताकि पुलिस उन पर हाथ न डाल सके। इसके बाद स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके बारे में आप सबको पता ही है, आप जानते होंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 महीने
बाद एक और भयानक त्रासदी हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ही बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की मौत की खबर फैलते ही दिल्ली, कानपुर, बोकारो और देश के कई हिस्सों में सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। इस दंगे में कई राजनीतिक नेताओं पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। उसमें कांग्रेस के कई सारे नेता सामने आए, उनका नाम सामने आया। इंदिरा गांधी की हत्या और दंगों के बाद पंजाब में उग्रवाद भयानक रूप ले चुका था। सिखों के लिए एक अलग खालिस्तान की मांग तेज हो गई थी। इस मांग को रोकने और उग्रवादियों को कंट्रोल में लाने के लिए 1986 से 1988 तक ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। स्वर्ण मंदिर में दोबारा छिपे उग्रवादियों को निकालने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और पंजाब पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया। इस बार मंदिर की इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना उग्रवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया। 1990 के दशक में पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल KPS गिल के लीडरशिप में उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद सख्त काउंटर इंसर्जेंसी अभियान चलाया गया। पुलिस को खुली छूट दी गई, जिससे उग्रवाद खत्म तो हो गया, लेकिन इस दौरान ह्यूमन राइट्स के गंभीर उल्लंघन के आरोप भी लगे। अब यहीं से वो आखिरी और सबसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट शुरू होते हैं, जिसे सेंसर बोर्ड फिल्म से पूरी तरह हटवाना चाहता था और जिस पर फिल्म सतलुज की मुख्य कहानी टिकी है। अमृतसर की एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जसवंत सिंह खालरा को पता चला कि उनके एक साथी को पुलिस उठाकर ले गई थी और बाद में उसका कोई सुराग नहीं मिला। खालरा ने अमृतसर, तरनतारन और मजीठा के नगर निगम और शमशान घाट के गुप्त रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्होंने सबूत जुटाए कि पुलिस उग्रवाद के नाम पर निर्दोष या सस्पिशियस सिख युवकों को बिना कोर्ट में पेश किए उठाती थी, इलीगल डिटेंशन करती थी, उनका एनकाउंटर करती थी और शमशान घाट के कर्मचारियों को लकड़ी तेल के पैसे देकर उन लाशों को लावारी से अज्ञात बताकर चुपचाप जला देती थी। खालरा ने यह दावा किया कि केवल 3 जिलों में ही ऐसे 2000 से अधिक शव जलाए गए। पूरे पंजाब की बात करें तो यह आंकड़ा 25,000 के पार हो सकता है, ऐसा उन्होंने दावा किया। 1995 में वे इन सबूतों को लेकर इंटरनेशनल स्टेजेस जैसे कनाडा और ब्रिटेन भी गए। अब कहते हैं कि सितंबर 1995 में जब खालरा अपने घर के बाहर कार धो रहे थे तब उन्हें अगवा कर लिया गया। कहा जाता है 1995 अक्टूबर के महीने में कस्टडी के दौरान ही प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव को हरिकेपतन नदी में फेंक दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने इस मामले की जांच की, जिसमें खालरा के दावे काफी हद तक सच पाए गए। साल 2005 में कोर्ट ने जसवंत सिंह खालरा के अपहरण और हत्या के जुर्म में 6 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंसर बोर्ड का डर यही है कि इन ऐतिहासिक घावों और इस डार्क हिस्ट्री को दोबारा बड़े पर्दे पर दिखाने से पंजाब का माहौल फिर से संवेदनशील हो सकता है। अब दोस्तों, कई लोगों को इस फिल्म के कंटेंट से ज्यादा इसके क्रिएटिव फॉर्मेटिंग से प्रॉब्लम है। किसी कहानी को दिखाने से ज्यादा जरूरी होता है उसको दिखाने का तरीका क्या है। फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत बातें की है, जैसे मुख्यमंत्री की हत्या को एक खुशनुमा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाया गया है जो सही मैसेज नहीं देता। यही लोगों का ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये कोई फिक्शनल कहानी तो है नहीं। ऐसे में इस तरह की क्रिएटिव चॉइस काफी कंट्रोवर्शियल है, लोग इसे नकार रहे हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि इसमें लगभग हर सीन में खालिस्तानी उग्रवाद को सही ठहराया गया है। ये फ्यूचर में खालिस्तानियों द्वारा किए जाने वाले हर बुरे काम पर भी पर्दा डालती है। इसके साथ सोशल मीडिया पर जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये भी बोला जा रहा है कि पंजाब में मिलिटेंसी को जड़ से खत्म कर देने वाले सुपर कॉप एंड लेजेंडरी KPS गिल साहब को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब अपॉइंट किया, फिर दूसरे प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें हटाया गया और बाद में पंजाब को बचाने के लिए एक तीसरे प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें वापस लाया गया। तो उन्होंने खालिस्तानी आतंकियों के पैरों को जीपों से बांधकर 700 आतंकियों का सफाया किया था। कई लोगों का मानना है कि सतलुज यानी इस फिल्म ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया है और देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाले एक इतने बड़े अधिकारी को विलन के रूप में दिखाया गया है। ये कई लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा कई लोगों को ये लगता है कि ये फिल्म एक वन साइडेड स्टोरी कहती है। फिल्म में दिखाया गया है कि शमशान घाटों में जलाए गए सभी अज्ञात शव निर्दोष नागरिकों के थे, जबकि फैक्ट ये है कि इंसर्जेंसी के दौरान कई बार मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता था। वे अक्सर भेष बदलकर या फर्जी ID के साथ घूमते थे। इसके अलावा उस दौर में फैले डर और स्टिग्मा के कारण कई परिवार अपने सदस्यों के शवों का दावा करने से भी बचते थे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुके थे। ऐसे में पुलिस के लिए उन शवों का अंतिम संस्कार ऑफिशियली अननोन कैटेगरी में करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी थी, न कि हर बार कोई सोची समझी साजिश। इस फिल्म को देखने के बाद एक और चीज जो बहुत सारे लोगों को सही नहीं लग रही है वो ये कि फिल्म 25,000 लोगों के गायब होने या मारे जाने का दावा करती है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने अमृतसर, तरनतारन और मजीठा जैसे कुछ चुनिंदा जिलों के शमशान घाटों के रिकॉर्ड के आधार पर यह अनुमान पूरे पंजाब पर क्यों लागू कर दिया, ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि जांच रिपोर्ट के अनुसार ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में अमृतसर जिले में 2097 शवों की अवैध क्रिमेशन की पुष्टि हुई थी, लेकिन पूरे राज्य के लिए 25,000 का आंकड़ा किसी भी ऑफिशियल या प्रूवन डॉक्यूमेंट में दर्ज नहीं है। ये लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का दावा है कि कई लोग गायब नहीं हुए थे बल्कि विदेश भाग गए थे और उनके परिवारों ने मुआवजा लिया। पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की बात की जांचों में ऐसे कई मामले भी सामने
आए जहां उग्रवाद के दौर में युवा डंकी फ्लाइट से कनाडा, यूके या यूरोपीय देशों में भाग गए और वहां असाइलम ले लिया। पंजाब में उनके पीछे रह गए फैमिलीज ने उन्हें लापता या पुलिस द्वारा मारा घोषित करवा दिया ताकि वे सरकारी मुआवजा, पेंशन या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली फाइनेंशियल मदद का फायदा उठा सकें। फिल्म इस पहलू पर पूरी तरह मौन है, ऐसा कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वहीं फिल्म पूरी तरह से उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा और हिंदुओं के नरसंहार को भी छिपा रही है, ऐसा व्यूअर्स, यूजर्स और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं और आपत्ति जता रहे हैं। बड़े सारे स्क्रीनशॉट्स और पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर इससे जुड़े हुए मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप सतलुज कंट्रोवर्सी टाइप करेंगे ट्विटर पे जाके, गूगल पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, तो लोगों की बहुत सारी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खामियों में से पता है एक और मानी जा रही है। 80 और 90 के दशक में पंजाब ने उग्रवाद का भयावह रूप देखा था। बसों और ट्रेनों से चुन चुनकर हिंदुओं को उतार कर मारना, बम धमाके करना और पंजाब के गांवों से हिंदू परिवारों का जबरन एक्सोडस करवाना उस दौर की कड़वी सच्चाई थी। फिल्म इस दर्दनाक इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, ये भी कई लोगों की प्रॉब्लम है। फिल्म ने उन नेताओं और पुलिसकर्मियों को भुला दिया जिन्होंने पंजाब में शांति के लिए अपनी जान दे दी। पंजाब में उग्रवाद सिर्फ राज्य बनाम सिख नहीं था, बल्कि ये उग्रवादियों बनाम शांति चाहने वाले सिखों के बीच भी था। उग्रवादियों ने ऐसे कई मॉडरेट सिख नेताओं की हत्या की जो शांति और समझौते के पक्ष में थे। बताया जाता है इस दौरान 1700 से अधिक पंजाब पुलिस के जवान और बड़े अधिकारी, जिनमें बड़ी संख्या में सिख पुलिसकर्मी थे, इन उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, अपना बलिदान दे दिया। लोगों को जो बात पसंद नहीं आ रही, जिन भी लोगों ने इस फिल्म को देखा है और सोशल मीडिया पर आकर रिएक्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये फिल्म पुलिस बल को, पुलिस फोर्स को केवल एक क्रूर विलन के रूप में दिखाती है, उनके इस बलिदान को उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? ये मेकर से सवाल पूछ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। आपके पास दोस्तों इसका कोई जवाब है? कमेंट करके जरूर बताना। पर मेन सवाल यहां पर यही है कि क्या फिल्म पर बैन सही है या नहीं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि भैया जो जैसा है वैसा दिखाने में प्रॉब्लम क्या है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। आप किस पक्ष में हैं? आप क्या मानते हैं? क्या आपने फिल्म देख ली है? फिल्म सोशल मीडिया पर रिलीज हो गई है, वायरल हो गई है, लोगों ने अलग अलग तरीके से डाउनलोड करके इसको देखना शुरू कर दिया और इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिल्म अगर आपने देख ली है, आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो सही लगी हो इसे जरूर शेयर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।